हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें थर्ड यूनिट पढ़ेंगे सिविक्स का, जो हमारा लिंग बोध और जेंडर से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जेंडर क्या होता है, क्या है। थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड जेंडर किसे कहते हैं। पहले जो दो जेंडर है कौन कौन से होते हैं, और जेंडर का जो ये निर्धारण है वे कौन करता है, निर्धारण कौन करता है। इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे कि और लिंग रूढ़िवादिता को देखेंगे, उनके बीच में असमानताएं को देखेंगे। ये सभी इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी चीजों को समझना। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या कि जेंडर क्या है। तो किसी भी व्यक्ति का जो प्रारंभिक सबसे पहला पहचान होता है, किसी भी व्यक्ति का पहला जो आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है, वो क्या होता है? लड़का, लड़का या लड़की के रूप में। ये हमारा लिंग पहचान सबसे बड़ा पहचान होता है किसी भी व्यक्ति का, कि वो व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है। इसकी पहचान, ये हमारी पहली पहचान होती है। इसके बाद ही हम जानते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो हम पहले क्या जानते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। कोई टीचर आता है तो पहले हम ये जानते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। इसका ये हमारा सबसे पहले उनके बारे में पहचान होती है। ये पहचान कौन देता है? ये पहचान हमारी समाज के द्वारा, शुरुआत से ही ये पहचान हमें समाज के द्वारा दी जाती है। तो लिंग भेद। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है कि थर्ड जेंडर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिंग भेद क्या है। तो लिंग भेद से आश्रय है उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से होती है, जिसे हमारी संस्कृति ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। ये हमारा जैविक अंतर होता है कि कोई स्त्री है या पुरुष है। इसको हमारी संस्कृति स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम से जोड़ के रखा है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे बीच जो जेंडर की अवधारणाएं हैं, जो लिंग की अवधारणाएं हैं, दूसरा अगर हम देखें, वो बनाने का काम हमारा समाज करता है। जेंडर की अवधारणाएं, अवधारणा बनाने का काम कौन करता है हमारे बीच? बनाने का काम समाज करती है। समाज में शुरुआत में हमारा परिवार, ये परिवार से ही शुरू हो जाता है। परिवार है हमारा, आसपास हम, आस पड़ोस है, ये सभी ये अंतर करने में मुख्य भूमिकाएं निभाती है। ये समाज इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाती है। समाज लड़का और लड़की के बीच शुरू से ही भेद करना, अंतर करना शुरू कर देता है। समाज जो है ये शुरू से ही इसका निर्धारण, इसकी अंतर करता है। पुरुष कौन 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 से काम कर सकते हैं, ये अंतर किस किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो ये शुरू से ही लड़का और लड़की के ये जो अंतर होता है, समान उनके लैंगिक अंतर भेदभाव कैसे कहाँ से शुरू होती है, तो उनके काम करने से लेके बचपन में उनके खेल से भी देखें तो ये उनके जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाती है। जन्म के साथ ही ये भेदभाव जन्म से ही शुरू हो जाती है, हो जाती है। कैसे? तो अगर हम देखते हैं कि जो लड़का होता है, उनका खेल जो होगा वो कैसा होगा? उनको खेलने में वैसी ही चीज दी जाती है जैसे वो खिलौनों में कार का इस्तेमाल करेंगे, कार से खेलना, साइकिल से खेलना, ये सभी उनके खेलने की वस्तुएं होती है। यहाँ से ही अंतर कर दिया जाता है। अगर जो लड़की होगी उसको गुड़िया दिया जाएगा,
गुड़िया दिया जाता है। तो ये क्या है, ये वो बच्चे तो नहीं जान रहे हैं कि हमारे खेलने के कौन कौन सी चीजें हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की। ऐसा तो है नहीं कि अगर लड़की को कार्ड दे दिया जाए खेलने के लिए तो वो नहीं खेल सकती है। लेकिन ये जो अंतर है हमारी समाज, हमारे परिवार में ही शुरू कर दी जाती है। वहां से ही ये अंतर देखने को मिल जाता है कि लड़का है तो वो कार्ड से खेलेगा, उनको खेल में जैसे अब वो क्रिकेट खेलेगा, इस तरह से उनकी धारणाएं बनती चली जाती हैं। जो लड़कियां हैं वो गुड़िया से खेलेंगी, किचन की जो किचन सेट सब जो होती है उनके साथ खेलेगी। तो इस तरह के खेल भी निर्धारित हमारे समाज द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो उनके पहनावा ओढ़ावा अगर की बात करें, वेशभूषा की बात करें, ये भी उनके जन्म से ही उनके वस्त्र का भी डिसाइड कर दिया जाता है कि लड़का है तो उनका पहनावा कैसा होगा, लड़की है तो उनका पहनावा क्या हो सकता है। ये सभी क्या है, उनके जन्म से ही निर्धारित कर दी जाती है कि लड़का है तो वो शर्ट पैंट इस तरह के वस्त्र पहनेंगे, जो लड़कियां हैं उनको फ्रॉक दी जाती है। उसकी पहचान भी कर ली जाती है, जो फ्रॉक इस तरह का जो वस्त्र पहनेगा तो लोग उसको लड़की ही मानेंगे कि हाँ लड़की है इसलिए वो इस तरह के वस्त्र पहन रही है। जो साड़ी पहने वो महिलाएं होंगी। तो ये जो वस्त्र का भी अंतर जो है, ये सब हमारे समाज द्वारा बनाए गए हैं। अगला देखें तो काम का भी देखें तो काम में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। चाहे लड़के लड़की के लिंग के आधार पर उनके काम का भी बंटवारा कर दिया जाता है। जो घरेलू काम होंगे वो कौन करेगा, तो वो महिलाएं करेंगी। जो लड़की होंगी वो घर के काम करेंगी। जो पुरुष होगा वो बाहर का काम करेगा, वो बिजनेस करेगा, वो बाहर पैसे कमाने का कार्य जो पुरुष वर्ग के लोग होंगे वो करेंगे। जो महिलाएं होंगी वो घर संभालने का काम करेंगे, बच्चे संभालने का काम महिलाओं को दिया गया है। तो इस तरह से काम का भी डिवीजन कर दिया गया है, उसका भी अंतर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देखें तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी देखेंगे तो पढ़ाई के स्तर पे भी काफी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी कि कौन से सब्जेक्ट महिलाओं के लिए सही होगा, कौन सा सब्जेक्ट से लड़के पढ़ें। तो इस तरह से सब्जेक्ट को भी लेके काफी लोगों के मन में अवधारणाएं बनी होती है कि जो लड़के होंगे वो साइंस पढ़े, जो भी इस इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाए। इस तरह से कुछ अवधारणाएं समाज की बनी हुई है, लोगों की अवधारणाएं बनी हुई है। जो लड़कियां हैं वो टीचिंग लाइन में जाए या मेडिकल लाइन में जाए, ऐसी लाइन में जाए जहां उनका कार्य क्या होगा, देखभाल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो ख्याल रख सके। इसलिए अभी तक वर्तमान इस समय में भी अगर देखा जाए तो लोगों की यही अवधारणाएं बनी हुई हैं। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इन जो हमारे संविधान में कहा गया है कि जो समानताएं की बात कही गई है, जो हमारे मौलिक अधिकार की बात कही गई है, संविधान संविधान के अंदर जो हमारी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें समानता की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है। क्या ये सामान्यताएं उनको प्राप्त होती है, इसके पर भी हम लोग आगे विचार करेंगे कि क्या इस जो महिलाएं होती है, जो पुरुष होती है, उनको महिलाओं को पुरुष के हिसाब से ही काम में समानताएं दी जाती है, उनको सामान्य कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाती है। तो ये सभी में काफी अंतर देखने को मिलता है कि इस तरह का जो हमारे संविधान में नियम बनाए गए हैं उसका पालन नहीं किया जाता है। महिलाओं को उनके काम के वश में वैसी मजदूरी नहीं दी जाती है जैसी मजदूरी पुरुषों को दी जाती है। क्योंकि महिलाओं को घरेलू काम दिए जाते हैं, उस काम की उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, उनकी मजदूरी भी कम होती है। ये हम लोग देखते हैं। महिला के कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये ज्यादातर क्या होता है, देखभाल करने संबंधी या घरेलू कार्य करने संबंधी घर परिवार को चलाने का काम महिलाओं को दिया जाता है। जिसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती उसको काम के सामान्य काम के हिसाब से उनका वेतन नहीं दिया जाता है। यह भेदभाव मुख्यतः लिंग और शिक्षा व गरीबी के आधार पर हम लोग देखते हैं। अब इन सभी असमानताओं को देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं
कि सरकार अब इसके लिए क्या कदम उठाती है। महिलाओं के भेदभाव व अत्याचार आदि को रोकने के लिए सरकार अब किस तरह का व्यवहारिक कोई कानून भी बना रही है, उसके बारे में देखेंगे कि सरकार इसके लिए क्या कौन कौन से कदम उठा रही है। तो सरकार, सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं चलाई है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? बेटी पढ़ाओ, इस तरह की योजनाएं हैं। उनके प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है। इसके बाद देखिए तो बालवाड़ी की व्यवस्था की गई है, जिसको बालवाड़ी को क्रैश कहा जाता है। क्रैश क्रैश का व्यवस्था किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है कि जहां 30 से अधिक 30 से अधिक महिला कर्मचारी किसी भी स्थान पे काम करती है, वहां पे उनके बच्चों की देखभाल के लिए उनके बच्चों की देखभाल के लिए ये आपका बालवाड़ी बनाया जाता है भाई। बालवाड़ी की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जहां महिलाएं काम करने जाएंगी तो उनके जो बच्चे होंगे वो उसको कहाँ छोड़ के जाए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। तो वो अपने बच्चे की को साथ में लेके उसके रहने के लिए एक स्थान बनाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बच्चे का भी देखभाल करते हुए वो काम कर सके। इसके लिए एक स्थान बनाया गया है बालवाड़ी, उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है इस महिलाओं के काम की समानताएं के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सारे जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए बहुत सारी कानून व्यवस्था बना रही है। दूसरा हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण या महिला आंदोलन किसे कहते हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में अधिक से अधिक अधिकार, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करके अधिक सशक्त रूप प्रदान करना, अर्थात महिलाओं को सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ही क्या होता है कि उस हर महिलाओं को इतनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए, उनके अधिकार बढ़ाए जाए, उनके स्वतंत्रता दी जाए, उनमें समानता प्रदान की जाए, ताकि वे हर क्षेत्र में अपने आप को सशक्त बना सके, आत्मनिर्भर बना सके। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? महिला सशक्तिकरण कहते हैं। चाहे हम देखेंगे कि ये आजादी से पहले का ही बात करें तो महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। उनको सामाजिक स्तर पे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, राजनीतिक स्तर पे भेदभाव किया जाता है, आर्थिक स्तर पे भेदभाव किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके साथ हर स्तर पे, हर क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इन भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार उनमें उनकी ये सारी सुविधाएं, उनके सारे अधिकार को बढ़ाना चाहती है, ताकि वे महिलाएं सशक्त हो सके। महिला आंदोलन की बात करें तो महिला सशक्ति संबंधी कुछ तथ्य अगर देखें तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हम बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जो उनको बहुत सारी स्वतंत्रता मिली है। वे अब पुरुष के बराबर, उनसे काफी सशक्त, आत्मनिर्भर बनते जा रही है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे लक्ष्मी लकारा लाकड़ा जो है वो झारखंड की एक आदिवासी महिलाएं हैं, जो उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है। हम जानते हैं कि महिलाओं को इन सब कार्य के लिए नहीं समझा जाता था। लोगों की अवधारणाएं क्या थी कि महिलाएं जो है वो केवल घर का ही काम करेगी, पुरुष जो है वो
बाहर में हर तरह के काम पुरुष को दिया गया था। यहाँ किसी वाहन को चलाने का कार्य वो महिलाएं कैसे कर सकती है, तो उसी का ये एक तरह से आप देखें तो उसका एक एक्सेप्शनल केस आया है, जो बहुत सारे उस पे ये दिखाया गया है कि महिला किस तरह से सशक्त होती जा रही है। उसका एक एग्जाम्पल आपका ये लिया गया है। दूसरा है आपका रमाबाई। रमाबाई 1858 से 1922 में प्रसिद्ध समाज सुधारक थी, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया था। ये महिलाएं होके ये खुद स्कूल कभी नहीं गई, इनको पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन संस्कृत पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी, लेकिन उनको पंडित की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने 1898 में पुणे में एक मिशन चलाई, मिशन की स्थापना की थी पुणे में, जहां पर विधवा स्त्रियों को, गरीब महिलाओं को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। जहाँ पे हम लोग महिला आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें इनका नाम आता है, क्योंकि ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने विधवा स्त्री के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, उनके पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता के लिए काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उनके शिक्षा के लिए इन्होंने पुणे में एक मिशन की भी स्थापना की थी। 1882 में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पूना में आर्य महिला संगठन की स्थापना इन्होंने की। तो रमाबाई की पुस्तक अगर हम देखें तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन है, जो भारत में पहला नारीवादी मैनिफेस्टो माना जाता है। ये पहले ऐसी महिला थी जिन्होंने इनके ऊपर द हाई कास्ट हिंदू वुमेन जैसी एक पुस्तक लिखी थी। ये सभी क्या दिखा रहा है कि अब महिला सशक्त होती जा रही थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो इसके लिए, अपने हक के लिए आगे बढ़ी थी। राम सुंदरी देवी, इनके बारे में हम, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस सारे पॉइंट को ध्यान से देखिए। राम सुंदरी देवी क्या है, 1800 से 1890 ईस्वी में ये बंगाली लेखिका थी, जो कि कितने उम्र की थी, 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा अमर जीवन नाम से लिखी थी। ये पहली महिला स्त्री थी जिन्होंने पहली आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था अमर जीवन। और अरुंधति भट्टाचार्य थी, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी थी। ये सभी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं महिलाओं के सशक्त होने के। संतोष यादव, अब आता है किसका नाम, संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला थी। ये क्या महिला पहली बार, ये 2 बार पहुंचने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहली महिलाएं थी। वचेंद्री पाल का नाम आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिलाएं थी। तो ये सभी नाम क्या दिखा रहा है कि महिलाएं कितनी सशक्त है। वर्ष 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन ने दहेज हत्याओं को के खिलाफ आवाज उठाई थी 1980 में। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब महिला आंदोलन की बात कही जाती है। जो भी महिलाओं को दबाया गया था, उनको पिछड़ा मतलब दबाया गया था, उनके साथ भेदभाव किया गया था, तो महिलाओं ने अपने खिलाफ आवाज उठाई। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि दहेज के लिए भी काफी महिलाओं का हत्या किया जाता था। इसके उन्मूलन के लिए महिला संगठन ने पूरे देश में दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी। वर्ष 1997 ईस्वी में 1997 में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर जो भी महिलाएं कार्य करने जाती थी, उस स्थान पे उनके साथ शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो काम के स्थान हो और शैक्षणिक स्थान हो जहाँ वो पढ़ाई करने जाती थी, वहां पे महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बहुत सारे कानून बनाए गए थे उनके साथ जो भी यौन उत्पीड़न किया जाता था उसके खिलाफ। वर्ष 2006 में एक कानून बनाकर घरों में जो महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा होती थी उसको रोका गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार ने भी बहुत सारी कदम उठाए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे वो हिंसा से संबंधित हो, जो घरेलू हिंसा की जाती थी महिलाओं के साथ उसके खिलाफ,
चाहे वो जो भी कार्य के स्थल पे उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता था, उसके खिलाफ भी बहुत सारी जो कानून है उसकी व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या है कि जो भी असमानताएं हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, हमारे सामाजिक स्तर से ही शुरू हो जाता है। समाज ये भेदभाव करना हमें सिखा देता है। तो इस तरह के भेदभाव के खिलाफ आपके एग्जाम में भी इस टॉपिक से अच्छे 1-2 नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन रूढ़िवादी के ऊपर भी पूछे जाते हैं, और इन रूढ़िवादी धारणाओं को खत्म करने के ऊपर जो भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि एक महिलाएं हैं जो कि फुटबॉल टीम ज्वाइन की। इस तरह से तो आप देखेंगे कि जहां पर रूढ़िवादी को खत्म करने की बात आती है, जो आपकी लिंग से संबंधित रूढ़िवादी धारणाएं उसको खत्म करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको जो विपरीत कंडीशन आप देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं का काम क्या है, वो घरेलू काम करे, वो अपने बच्चे का को संभालने का काम करे। तो ये सब हम जानते हैं। उनके काम का निर्धारण शुरू से ही सबके दिमाग में बैठा दिया जाता है। उसके अलग कुछ हम लोग देखते हैं आज के समाज में, तो वो हमारा क्या है, इस रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो स्त्री लिंग, ये स्त्री बोध के ऊपर था, जेंडर के ऊपर था। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड जेंडर किसे कहते हैं। ये दो जेंडर के अलावा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो आपका स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक थर्ड जेंडर आता है, जिसमें इन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। वो या तो शरीर से आपका स्त्री का हो, और आवाज में या उसके एक्टिविटी में वो पुरुष की तरह व्यवहार करे। तो इस तरह से जो थर्ड जेंडर, उसके साथ भी काफी सामाजिक असमानताएं, उसके साथ भी काफी भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव को अभी के समय में काफी इस पे विरोध किया गया है, और अब उनके साथ भी उस तरह से भेदभाव नहीं की जाती है। उनको भी सरकार के द्वारा संविधान के अंदर बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं, ताकि उनकी भी जो भेदभाव है उनको कम किया जा सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोग को ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, तो वो 4th यूनिट अब हम लोग पढ़ेंगे, 7th क्लास का। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तब तक के लिए नमस्कार।